यस स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं काव्य खंड का 5th चैप्टर, जिसका नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। और इसके कवि जो हैं, इसके जो राइटर हैं, वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो स्टूडेंट्स, सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, यानी उनकी कविताओं में, उनके लेख में जो है प्रकृति का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। तो जो ये कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, यह भी इनकी कविता जो है प्रकृति के ऊपर ही बेस्ड है। तो क्या नाम है इस कविता का? पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है। अब जो पावस होता है वो वर्षा को बोला जाता है, पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु। तो पहली 2 लाइनें जो हैं उसको करेंगे हम पहले। क्या है पहली 2 लाइनें? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो व्हाइट बोर्ड की साइड में स्टूडेंट्स आपको इन 2 लाइनों में आए शब्दार्थ को देख लेते हैं। पहले व्हाइट बोर्ड की साइड में देखेंगे क्या लिखा है? पावस ऋतु। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, पावस ऋतु होती है वर्षा ऋतु। और परिवर्तित यानी पल पल बदलना, यानी बदलाव जिसको हम बोल सकते हैं। परिवर्तित यानी बदलना। प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप। ये तो थे शब्दार्थ। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी? तो सुमित्रा नंदन पंत ने इन 2 पंक्तियों में जो है कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। क्या कहता है कवि? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश जो है, प्रवेश यानी आगमन, ठीक है, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का जो है प्रवेश हो गया है, उसका आगमन हो गया है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। यानी पल पल जो है उस टाइम की जो प्रकृति है वहाँ की, पावस ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर जो है प्रकृति जो है अपना रूप बार बार बदल रही है, उसमें बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी तो बारिश होती है और कभी धूप निकल आती है। यह है पहली 2 पंक्तियों की व्याख्या। यह स्टूडेंट्स, अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। अगला स्टैंजा है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो इस स्टैंजा में आए जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की साइड में आपको शब्दार्थ नज़र आ रहे होंगे। इन शब्दार्थ को आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट डाउन करते जाएंगे। मेखलाकार होता है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। ठीक है, करघनी होता है एक कमर में बांधने वाला एक आभूषण होता है। ठीक है, वो उसका कैसा आकार होता है? टेढ़ा मेढ़ा। तो जो पर्वत है, जो पहाड़ है, उनका आकार भी करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल, यानी वह भी टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सहस्त्र। सहस्त्र होता है 1000। दृग सुमन, पुष्प रूपी आंखें। सुमन होता है जो पुष्प को बोला जाता है, दृग यानी आंखें, तो पुष्प रूपी आंखें। अवलोक होता है अवलोकन यानी देखना। महाकार, महा यानी विशाल, विशाल आकार। ताल होता है तालाब, और दर्पण होता है आईना। ये सभी शब्दार्थ आप नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। तो इस पद्यांश में कवि ने जो है पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। अब आप सोच रहे होंगे सजीव क्या होता है? सजीव होता है स्टूडेंट्स लाइव, कि अगर हम ये व्याख्या पढ़ रहे हैं तो पर्वतों के बारे में जो भी चित्रण किया है कवि ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, वो हमारी आंखों के सामने सजीव हो जाता है। यानी हमारी आंखों के सामने उसकी पिक्चर्स जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है कि क्या हो रहा होगा इस टाइम वहाँ। ठीक है, तो एक जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये एक प्रकृति प्रेमी हैं। तो इनकी जितनी भी कविताएं हैं या लेख हैं, उनमें प्रकृति का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर पहाड़ों के बारे में बोला है। क्या बोला है? इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना जो है वो करघनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आंखें जो हैं
फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। मेखलाखार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो जो करघनी के आकार वाले पहाड़ हैं वह अपनी हजार जो हैं पुष्प रूपी आंखें जो हैं वो फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। यानी पर्वत जो है नीचे जो तालाब है उसमें अपनी परछाई को देख रहे हैं, अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है या अपने चरणों में रखा हुआ है वह तालाब पहाड़ के लिए, उस पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है, विशाल दर्पण का काम कर रहा है। यानी कि पहाड़ जो है अपनी परछाई जो है नीचे तालाब में अपने आप को देख रहे हैं। तो जो यहाँ पे है एक सजीव चित्रण देखने को मिलता है पहाड़ों का और तालाब का, कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो पहला जो स्टैंजा था मेखलाकार वाला, उसमें जो है कवि ने, सुमित्रानंदन पंत ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया था। और यहाँ पर जो ये स्टैंजा है गिरी का गौरव, यहाँ पर कवि ने जो है झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है कि पहाड़ों में किस प्रकार जो झरने हैं वो किस गति से कैसे सुशोभित हो रहे हैं। तो सबसे पहले करते हैं इस स्टैंजा में आए शब्दार्थ को लेकर। तो पहले क्या लिखा है यहाँ, गिरी, गिरी बोलते हैं पहाड़ को, पर्वत को। मद मस्ती, झरते यानी बहना, झाग फेन। अब जब आप देखते होंगे जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो पानी के ऊपर एक झाग बन जाती है, एक फेन बन जाती है, उसको बोला गया है। उर होता है हृदय यानी दिल, तरुवर पेड़, उच्च आकांक्षा यानी ऊंचा उठने की कामना, नीरव नभ यानी शांत आकाश, अनिमेष होता है एकटक, किसी को एकटक देखते रहना बिना पलके झपकाए, उसे बोलते हैं अनिमेष। अब चलते हैं व्याख्या पर। क्या है व्याख्या? कवि कहता है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर जो झरने हैं वो झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ठीक है, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर जो झरने हैं वो झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ठीक है, ये थी इस स्टैंजा की। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। तो ऐसा लग रहा है कि वह पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, जो झरने हैं वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं। उनकी जो करतल ध्वनि है, जो झरझर की आवाज़ है, वह नस नस में उत्साह, उत्साह होता है जोश, उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। ठीक है, उसके बाद गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उनकी ध्वनि से जो है, झरनों की ध्वनि से जो है उत्साह अथवा प्रसन्नता जो है वो भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर अनेकों पेड़ जो हैं वो और ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक बिना पलके झपकाए दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हों, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये थी हमारे इस स्टैंजा की व्याख्या। यस स्टूडेंट्स, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो सबसे पहले हम इसमें आए शब्दार्थ को देख लेते हैं। भूधर यानी पहाड़, पारद के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख,
रवशेष केवल आवाज का रह जाना, सभय होता है भय के साथ, शाल एक वृक्ष के समान, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर यानी घूमना, इंद्रजाल जादूगरी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या। इस जो पद्यांश है इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप जो है वो हमारे सामने रखा है। यानी बारिश के बाद पर्वत प्रदेश में यानी पहाड़ों वाले इलाके में बारिश के कारण जो प्रकृति है उसका रूप किस प्रकार बदल गया है बारिश के बाद, वो दिखाया है इस पद्यांश में। तो क्या कहते हैं कवि? उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हों। यानी जब पर्वतों में या पहाड़ों में बारिश हो जाती है, बारिश के बाद वहाँ पर घना कोहरा सा छा जाता है। ठीक है, तो इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम जो है वो ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ठीक है, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। केवल क्या है? झरने, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है, बाकी दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। धस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर जो है शाल के जो पेड़ हैं, शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर जो है वो धंस गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये जो प्रकृति का दृश्य है इस बारिश के बाद का, वो दिखाया है कवि ने। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर जो है शाल के जो वृक्ष हैं वहाँ पर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। जहाँ पानी होता है वहाँ पानी के ऊपर धुआं सा उठ रहा होता है पहाड़ों में बारिश के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में यूँ जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यानी ऐसा लग रहा है उस समय पर्वतों का नज़ारा कि ऐसे मौसम में इंद्र देवता भी अपना बादल रूपी विमान लेकर यानी बादलों पर सवार होकर इधर उधर अपना जादूगरी दिखा रहे हैं, अपने जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं। तो ये थी आपकी व्याख्या पर्वत प्रदेश में पावस, क्लास 10th हिंदी कोर B 085 जिसका कोड है। स्टूडेंट्स, ये हमारी व्याख्या थी। इसके बाद हम करेंगे एज यूजुअल हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यस स्टूडेंट्स, व्याख्या के बाद अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो देख लेते हैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2021 में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टूट पड़ा भू पर अंबर। ये जो है स्टेंजा में लाइन आई हुई है टूट पड़ा भू पर अंबर। इस पंक्ति का जो है इस पंक्ति में पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि भू पर जो है, धरती पर जो है वो अंबर टूट पड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन है पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन कविता के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। यानी पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा होती है तो उससे क्या सौंदर्य उत्पन्न होता है उस इलाके में, उस एरिया में, तो उसका आपने वर्णन करना है कविता के आधार पर। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। कवि ने झरनों का सजीव वर्णन किया है कैसे। स्टूडेंट, मैंने जब व्याख्या करवाई थी आपको तब आपको बताया था कि इस स्टैंजा में किसका सजीव चित्रण है या इसमें किसका है, एक में पहाड़ों का था, एक में झरनों का था। तो यहाँ पर कवि ने झरनों का सजीव वर्णन किस प्रकार किया है वो बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन है कवि को तालाब के जलने का आभास क्यों हुआ।
जब तालाब में से वर्षा ऋतु के बाद तालाब के ऊपर जो धुंध छा जाती है, तो कवि को तालाब के जलने का आभास क्यों हुआ, कि ऐसा क्यों लग रहा था कि तालाब जो है वो जल रहा है, उसमें से धुआं उठ रहा है, तो वो बताना है आपने 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में इंद्र की जादूगरी के 2 उदाहरण दीजिए। वर्षा ऋतु में जो वहाँ का पर्वतीय प्रदेश का सीन होता है, जो प्रकृति का परिवर्तित होता रूप है, उसमें आपने कोई भी 2 उदाहरण बताने हैं कि इंद्र की जादूगरी के 2 उदाहरण। ये लास्ट स्टैंजा में से, लास्ट व्याख्या में से आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में पावस ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जो जो परिवर्तन हुए वो सारी कविता में से आपने उठाने हैं, व्याख्याओं में से ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो वो परिवर्तन बताने हैं आपने इस क्वेश्चन में कि क्या क्या परिवर्तन हुए। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए, कि मेन किस चीज़ के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर या क्या क्या कवि ने बताया है, वो केंद्रीय भाव जो है आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं पर्वत प्रदेश में पावस कविता में से, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपको आ सकते हैं 2021 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर आज का, पर्वत प्रदेश में पावस। पहले हमने इसकी व्याख्या की, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने अभी डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पर, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।